स्वागत है आपका टीचिंग वर्ल्ड 288 में। आज हम एक नए सीरीज़ के साथ फिर आपसे जुड़े हैं जो TRE 4.0 के लिए चल रहा है, जिसमें SST के सारे प्रश्न होंगे। ये किरण पब्लिकेशन से है, बुक से है। ये क्लास 9 और 10th के लिए है। हम आपके लिए क्लास नया लाते हैं टेस्ट सीरीज़ से, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। हिस्ट्री से, इतिहास से, जिनका सब्जेक्ट इतिहास है, हिस्ट्री है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो सके और मेरे क्लास का नोटिफिकेशन अब तक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 41, चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। मैं फिर से रिपीट करती हूँ क्वेश्चन। चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन 2 है इल्तुतमिश, ऑप्शन 3 हो जाएगा बलबन, या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन 5 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42, दक्षिणी भारत के लोकगीत का प्रकाशन किसने किया। दक्षिण भारत के लोकगीत का प्रकाशन किसने किया। ऑप्शन 1 हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन 2 हो जाएगा नतेशा शास्त्री, ऑप्शन 3 हो जाएगा महात्मा गांधी, और ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन 5 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 है नतेशा मेहता। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा नतेशा मेहता, नतेशा शास्त्री, सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं 43, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम चुनिए। पहला हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा निज़ामुद्दीन औलिया, कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, और 2 हो जाएगा ऑप्शन मीराबाई, कबीरदास, निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया, तुलसीदास। ऑप्शन 3 हो जाएगा कबीर, निज़ामुद्दीन औलिया और तुलसीदास। इसमें से कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा, फ्रेंड्स, इसका सही क्रम हो जाएगा निज़ामुद्दीन औलिया, कबीर, मीराबाई और तुलसीदास। इसका राइट हो जाएगा कबीरदास और तुलसीदास, मीराबाई या तुलसीदास। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। सही क्रम ये हो जाएगा निज़ामुद्दीन औलिया, कबीर और मीराबाई और तुलसीदास। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45, भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था। भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोधी वंश से। ऑप्शन 1 हो जाएगा इब्राहिम लोधी, ऑप्शन 2 हो जाएगा सिकंदर लोधी, और ऑप्शन 3 हो जाएगा सुल्तान लोधी, ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा इब्राहिम लोधी। इसका राइट आंसर इब्राहिम लोधी हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर, गुप्त समाज यंग इटली का गठन किसने किया। ऑप्शन 1 ओटोमैन बिस्मार्क, ऑप्शन 2 जनरल बानरन, ऑप्शन 3 ग्यूसेप मैजनी, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन 5 उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा ग्यूसेप मैजनी।
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ग्यूसेप मैजनी। गुप्त समाज यंग इटली का गठन किसने किया था? तो ग्यूसेप मैजनी ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? 1857 का विद्रोह निम्नलिखित स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताएं। देखिए फ्रेंड्स, ये भी सही क्रम बताने का है। मैंने इससे पहले भी ये प्रश्न आया है और मैंने उसे बताया है, यानी कि ये TRE 2 में भी ये आया हुआ प्रश्न है और ये 3 का भी आया हुआ प्रश्न है, ये 4 में भी आ सकता है। तो इसे सही से क्रम में सजाएं। 1857 का विद्रोह निम्नलिखित स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। पहले इसका क्रम देखते हैं। ए बता रहा है ABCD और 2 है ABDC और 3 हो जाएगा DBCA। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर DBCA। आइए ऊपर देखते हैं। पहले में हो जाएगा D यानी कि बैरकपुर, फिर हो जाएगा फ्रेंड्स मेरठ, फिर हो जाएगा झांसी और उसके बाद हो जाएगा दिल्ली, यानी कि बैरकपुर 1 है, 1 हो जाएगा बैरकपुर, 2 हो जाएगा मेरठ, 3 हो जाएगा झांसी और 4 हो जाएगा दिल्ली। इसका सही क्रम यही है फ्रेंड्स, बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, झांसी, यानी कि ये नीचे से हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? आत्मसम्मान चलाने वाले कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा P त्यागराज शेट्टी, 2 हो जाएगा छत्रपति महाराज और 3 हो जाएगा EB रामास्वामी नायकर और 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा EB रामास्वामी नायकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर EB रामास्वामी नायकर हो जाएगा फ्रेंड्स। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है तो वो है EB रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर ने ही आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 49। जर्मनी में 3 मार्च 1933 को पारित प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम द्वारा निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे लिख लें, नोट कर लें फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जर्मनी में 3 मार्च 1933 को पारित प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम द्वारा निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा तानाशाही स्थापित कर दी गई। ऑप्शन 2 हो जाएगा हिटलर को चांसलर नियुक्त किया गया था,
या ऑप्शन 3 हो जाएगा जर्मन वर्कर्स पार्टी की स्थापना की गई, या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या 5 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, तानाशाही स्थापित कर दी गई थी। कौन सी घटना घटी थी? तो तानाशाही स्थापित कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? आज के सारे प्रश्न फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे याद रखने की कोशिश करें। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये बीपीएससी टीआरई में आया हुआ प्रश्न है। ये फिर से रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन, इसे माइंड में रखें। निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो देख लेते हैं ऑप्शन 1 है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन 2 हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन 3 हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो डाक टिकट की शुरुआत किसने की थी? डाक टिकट की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। डाक टिकट की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं 51। निम्नलिखित में से 18वीं शताब्दी का वह महान दार्शनिक कौन है जिसका कि यह प्रसिद्ध कथन है, मैन इज बॉर्न फ्री बट इज एवरीवेयर इन चाइन्स। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सवित्र जंजीरों में जकड़ा रहता है। ऑप्शन देख लेते हैं। वॉल्टेयर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा जैक डेरिडा, ऑप्शन 3 हो जाएगा जीन जैक्स रूसो, और ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? ऑप्शन देख लेते हैं। प्राय 900 वर्ष पूर्व, प्राय 12,000 वर्ष पूर्व, प्राय 3,000 वर्ष पूर्व, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्राय 12,000 वर्ष पूर्व हो जाएगा। इसका राइट आंसर 12,000 वर्ष पूर्व। ये कहाँ हुआ था? ये कहाँ से पता चला कि लोहे के जो हैं उपयोग किए गए हैं? तो आइए हम आपको बताते हैं। ये लगभग 3,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था, यानी कि 3,000 साल पहले ही प्रारंभ हुआ था उपमहाद्वीप में। तो महापाषाणकालीन कब्रगाहों में लोहे के औजारों और हथियारों के कुछ अवशेष बड़े संग्रह मिले हैं, यानी कि कुछ औजार और हथियार के जो है अवशेष मिले हैं वो कब्रगाहों में मिले हैं। अब मध्यपाषाणकालीन में मिले हैं। कब मिले हैं? तो मध्यपाषाणकालीन में मिले हैं। और कब मिले हैं? लगभग तो 3,000 वर्ष पूर्व, यानी कि प्रारंभ हुआ था उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग करना जो है 3,000 वर्ष पूर्व मिला था। हम फिर से इसको आपको रिपीट कर देते हैं फ्रेंड्स। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। महापाषाणकालीन कब्रगाहों में लोहे के औजारों और हथियारों के कुछ सबसे बड़े संग्रह मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन गांधी इरविन पैक्ट 1931 से संबंधित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन गांधी इरविन पैक्ट 1931 से संबंधित नहीं था? ऑप्शन 1 हो जाएगा सरकार राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर राजी हुई, ऑप्शन 2 हो जाएगा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति दी, ऑप्शन 3 हो जाएगा साइमन कमीशन का गठन किया गया, ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन का गठन किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। प्लीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, आप इसे ज़रूर देखें, मिस ना करें। ये सीरीज़ जो चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। ये सारे प्रश्न के लिए हम लोग पेड करते हैं फ्रेंड्स, और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड करा रही हूँ, प्रैक्टिस करवा रही हूँ। या फिर आप इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना से जितना हो सके आप इसको करने की कोशिश करें, याद करें, देखने की कोशिश करें, सीरीज़ देखें, क्लासेस अटेंड करें। अगर आपको वक्त नहीं मिलता है तो, लेकिन प्लीज़ इसे देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे अगर तैयारी नहीं भी हो पा रही है या आपका रोज़ छूट रहा है तो वो नोटिफिकेशन आप देख के उसको क्लिक करके देख लें, ताकि आपका सरसरी तौर पे ये जो है आपका तैयारी होता ही रहे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? क्वेश्चन नंबर 54 है, अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रसिद्ध है, प्रेरित है? तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा दयालु बुद्ध, ऑप्शन 2 हो जाएगा राधा कृष्ण लीला, ऑप्शन 3 हो जाएगा जैन तीर्थंकर, ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, और ऑप्शन 5 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दयालु बुद्ध। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा दयालु बुद्ध। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? निम्नलिखित में से कौन से मौर्य वंश का अंग नहीं था? ऑप्शन 1 है अजातशत्रु, ऑप्शन 2 हो जाएगा बिंदुसार, ऑप्शन 3 हो जाएगा मौर्य वंश, और ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, और ऑप्शन 5 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, अजातशत्रु हो जाएगा इसका ऑप्शन। मौर्य वंश का अंग कौन नहीं था? तो अजातशत्रु मौर्य वंश का अंग नहीं था। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे रूसी क्रांति का जनक माना जाता है? रूसी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 हो जाएगा केरेंस्की, ऑप्शन 2 हो जाएगा टास्टकी, ऑप्शन 3 हो जाएगा लेनिन, और ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, 5 हो जाएगा ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा लेनिन। ये एंशियन हिस्ट्री से आया हुआ है प्रश्न फ्रेंड्स। ये 9, 10 से 11, 12 में भी ये क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन मैं अभी पढ़ी, ये क्वेश्चन 9, 10 में भी है और 11, 12 में भी ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जिन्हें अगर 11, 12 की सीरीज़ अगर देखनी है हिस्ट्री की, तो मैं हिस्ट्री 11, 12 की भी आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके लिए वो बना दूंगी ये वीडियोस, ताकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा वो वीडियोस 11, 12 के लिए भी। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? ऑप्शन 1 हो जाएगा अफगान, ऑप्शन 2 हो जाएगा मंगोल, ऑप्शन 3 हो जाएगा अरब, या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा अरब। सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो अरब ने किया था। किस पे किया था? तो भारत पर किया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं, बर्मा इस समय म्यांमार का प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? बर्मा इस समय म्यांमार का प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? ऑप्शन 1 मलयामंडलम, या यावद्वीप, या स्वर्ण भूमि, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर स्वर्ण भूमि हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण भूमि हो जाएगा। म्यांमार म्यांमार का प्राचीन भारत में क्या कहा जाता? प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? तो स्वर्ण भूमि कहा जाता था प्राचीन भारत में म्यांमार को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 59। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल
कब समाप्त हुआ? 1498 ईस्वी में। ऑप्शन 2 हो जाएगा 1526 ईस्वी में। ऑप्शन 3 हो जाएगा 1565 ईस्वी में। ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 61 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों ने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा पल्लव और चालुक्य। ऑप्शन 2 हो जाएगा फ्रेंड्स चोल और कल्याण के परिवर्तित चालुक्य। ऑप्शन 3 हो जाएगा गोलकुंडा और अहमदनगर के सुल्तान। और ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा गोलकुंडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलकुंडा और अहमदनगर के सुल्तान। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। 62 सिख सेना कहलाती थी। सिख सेना क्या कहलाती थी? क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है सिख सेना कहलाती थी। ऑप्शन 1 हो जाएगा अकाली। ऑप्शन 2 हो जाएगा सिंह दल। ऑप्शन 3 हो जाएगा खालसा। ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन 5 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सिंह दल क्या कहलाती थी? तो खालसा कहलाती थी। सिंह दल क्या कहलाती थी? तो खालसा कहलाती थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 63 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? निम्नलिखित में से किस माध्यम से, यानी कि किस माध्यम से डलहौजी ने अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? ऑप्शन 1 देख लेते हैं सिंहासन संधि की नीति। ऑप्शन 2 देख लेते हैं राज्यपाल नीति। ऑप्शन 3 हो जाएगा चूंकि राज्य में कुप्रशासन था। ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन 5 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा चूंकि राज्य में कुशासन था, इसलिए डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। जाहिर सी बात है, जिस राज्य में कुशासन रहेगा वहाँ तो किसी न कोई ना कोई हड़प ही लेता है। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
सी के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? किसके द्वारा फहराया गया था? ऑप्शन 1 देख लेते हैं जी के गोखले, ऑप्शन 2 देख लेते हैं ए ओ ह्यूम, ऑप्शन 3 हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ये उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लिख लें या फिर नोट कर लें या फिर आप इसे याद कर लें। ये बहुत ही अच्छी प्रश्न है। कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? किसके द्वारा फहराया गया था फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन 3, दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है झंडा फहराया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा झंडा फहराया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? बहुत अच्छा प्रश्न है। नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 हो जाएगा धोंदू पंत, ऑप्शन 3 हो जाएगा तात्या टोपे, या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सीडीपीओ में भी आया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, ये सीडीपीओ में भी आया हुआ प्रश्न है, इसे याद रखें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा धोंदू पंत। ये सीडीपीओ में आया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। टीआरई 4 में भी आ सकता है, मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ कि टीआरई 4 में भी आ सकता है ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा भैंस, ऑप्शन 2 हो जाएगा भेड़, ऑप्शन 3 हो जाएगा गाय, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन 5 उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा गाय। पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। कौन नहीं था विद्यमान सिंधु सभ्यता में? तो गाय नहीं थी। नेक्स्ट देख लेते हैं 67। निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? ऑप्शन 1 हो जाएगा डाकमा, ऑप्शन 2 हो जाएगा चैत्य, ऑप्शन 3 हो जाएगा खंकवा, और ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर चैत्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 68। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने अशोक को प्रभावित किया था? ऑप्शन 1 हो जाएगा चंदालिका, ऑप्शन 2 हो जाएगा चारुलता, ऑप्शन 3 हो जाएगा कारुवाकी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर कारुवाकी हो जाएगा। इसका राइट आंसर कारुवाकी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? ऑप्शन 1 है भानुगुप्त, ऑप्शन 2 हो जाएगा बाघभट्ट, ऑप्शन 3 हो जाएगा आर्यभट्ट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा आर्यभट्ट, जो आप सोच रहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं 17 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है, जोड़ा नहीं है। तो ऑप्शन 1 देखते हैं कृष्णदेव राय, अमुक्त माल्यद, हर्षवर्धन, नागनंद, विशाखादत्त,
क्राताजुर्नियम, क्राताजुर्नियम। इसका जो राइट हो जाएगा कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि सही नहीं है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, विशाखादत्त क्राताजुर्नियम। जुर्नियम है फ्रेंड्स, बहुत टफ लैंग्वेज है, क्राताजुर्नियम। नेक्स्ट देख लेते हैं 71। सुल्तान वंश की विशालतम अस्थाई सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी। ऑप्शन 1 हो जाएगा इल्तुतमिश ने, ऑप्शन 2 हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन 3 हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने, या ऑप्शन 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन 5 उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ आपको, ताकि आपको ये सवाल समझ में आए, ये प्रश्न समझ में आए फ्रेंड्स। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। ऑलरेडी तो ये इनका नाम तानसेन था अकबर के दरबार में, अब इनका मूल नाम देखना है कि क्या था। तो इनका मूल नाम देख लेते हैं। ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन 1 है लाल कुलवंत, ऑप्शन 2 हो जाएगा बंदा बहादुर, ऑप्शन 3 हो जाएगा रामतनु पांडे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बंदा बहादुर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये मुझसे रॉन्ग हो गया है, बंदा बहादुर। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर रामतनु पांडे हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका राइट ऑप्शन रामतनु पांडे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 73। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के लाल काल में समाप्त की गई थी। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी। ऑप्शन 1 है रघुनाथ राव, ऑप्शन 2 है नारायण राव, ऑप्शन 3 है बाजीराव द्वितीय, या ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय के द्वारा जो है पेशवा की जो ये थी वो समाप्त कर दी गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की है। ऑप्शन 1 हो जाएगा क्लाइव, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन 3 हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। याद रखेंगे आप, बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्ति किसने की थी, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग द्वारा की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं 75 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश शासन संसद के लिए चुना गया था। निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था, प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था, ब्रिटिश की संसद में चुना गया था। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन 2 हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन 3 हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रही हूँ, इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में करें, इसका कमेंट में इसका राइट आंसर दें आप, या फिर मैं बता ही देती हूँ, ये प्रश्न मैं बता देती हूँ इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
1 हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ब्रिटिश सांसद के रूप में इन्हें चुना गया था, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश संसद के रूप में चुना गया था। महान वृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। वह प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था। वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य कश्मीर निजाम के हैदराबाद, श्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्य में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था? आइए देखते हैं। ऑप्शन 1 स्वराज आंदोलन, ऑप्शन 2 राज जन आंदोलन, या ऑप्शन 4 या 3 ऑप्शन 3 प्रजा प्रमंडल आंदोलन, या ऑप्शन 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन 5 उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रजा प्रमंडल आंदोलन। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है। भारत में निम्नलिखित में से वह स्थल स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व संस्कृति धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? मुझे लगा कि होगा फ्रेंड्स, लेकिन ये नहीं है, यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है, धरोहर की सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन 1 हो जाएगा एलोरा की गुफाएं, ऑप्शन 2 हो जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर, ऑप्शन 3 हो जाएगा कुतुब मीनार, या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मुझे पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स काशी विश्वनाथ मंदिर वर्ल्ड यूनेस्को के सूची में नहीं है फ्रेंड्स, याद रखेंगे इसे। काशी विश्वनाथ मंदिर यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है, धरोहर की सूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं 48। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था। विशेषता ऑप्शन 1 हो जाएगा बौद्ध धर्म में, ऑप्शन 2 हो जाएगा जैन धर्म में, ऑप्शन 3 हो जाएगा वैष्णव धर्म में, या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बौद्ध धर्म में। विशेषता महान केंद्र कौन था? बौद्ध धर्म में नालंदा विश्वविद्यालय का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं 79। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था फ्रेंड्स? वह कौन था? ऑप्शन 1 हो जाएगा स्कंदगुप्त, ऑप्शन 2 हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन 3 हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, या ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। किसकी? तो गुप्त राजा विक्रमादित्य की पद किसने ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट 80 है फ्रेंड्स। कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन 1 हो जाएगा अजंता, ऑप्शन 2 हो जाएगा बादामी, ऑप्शन 3 हो जाएगा एलोरा, ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन 5 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इस सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगी, इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन नंबर 18 है, आप इसका जवाब राइट दें। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका कोई भी प्रश्न हो, किसी भी सवाल से रिलेटेड, आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी आपको वीडियो के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इससे आपका भी मनोबल बढ़ेगा और मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। आपके लिए नई सीरीज़
नए टॉपिक पे। अगर आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी बताएं मुझे। आपकी जो भी सवाल है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर कोशिश करूँगी कि आपके अनुसार मैं वीडियो बना सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज्ञा दें मुझे। धन्यवाद।